नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सब। देखिए, आप सभी की धड़कनें तो तेज होंगी दिल की, क्योंकि एग्जाम की डेट आ चुकी है। एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 का एग्जाम होना है शुरू 9 सितंबर से। हालांकि बच्चों को उम्मीद थी कि सितंबर के आखिर से एग्जाम होगा, मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन सितंबर में पहले ही 9 तारीख से ही आपका एग्जाम शुरू है। तो हमारे पास लगभग 25 से 30 दिन का समय है। कुछ बच्चों की हार्ट बीट इसलिए भी बढ़ी हुई है, और वो इस वजह से रोज पूजा भी कर रहे हैं कि भगवान मेरा पेपर पहली शिफ्ट में मत डालना, स्टार्टिंग में। तो भैया वो तो आपके लक पे डिपेंड करता है कि आपका पेपर कौन सी डेट को होगा, कौन सी शिफ्ट में होगा। लेकिन इन लास्ट के 30 डेज में किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी चाहिए और क्या आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि आपका प्री क्लियर हो जाए, मैं वो सारी बातें इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। शुरू से लेके मेरे दोस्तों आखिर तक आपको इस वीडियो को देखना है, ठीक है भाई। प्री के एग्जाम से रिलेटेड, क्योंकि जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो ये बहुत मैटर करता है कि आपने लास्ट के 30 दिन में क्या किया है, किस तरीके से पढ़ाई की है। अब ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो प्री बहुत कम मार्जिन से क्लियर करते हैं, लेकिन प्री और मेंस के बीच में जो 50 दिन का गैप होता है उसमें इतनी बेहतर तरीके से पढ़ाई करते हैं कि मेंस में बहुत अच्छे स्कोर लाते हैं और उनका सिलेक्शन भी होता है, नौकरी भी लगती है, ठीक है। तो आपको ये जो स्ट्रेटजी वीडियो है शुरू से आखिर तक देखनी चाहिए मेरे भाई। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लास्ट के 30 दिन में कोई ऐसा खतरनाक चमत्कार नहीं होने वाला है कि आपने बहुत ही कम पढ़ाई करी है और आप मेरे दोस्तों बहुत ज्यादा अच्छे भी नहीं है पढ़ाई में, और आप कुछ ऐसा पढ़ लो और आपका जो है प्री क्लियर हो जाए, ये नहीं होने वाला। अगर किसी बच्चे का आधा सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, 50% भी कोर्स उसने कंप्लीट नहीं किया है, मैथ इंग्लिश रीजनिंग जीएस का एक भी मॉक टेस्ट अभी तक सॉल्व नहीं किया है मेरे दोस्तों, उसने रिवीजन भी नहीं किया है, तो ऐसा बच्चा 2024 के सीजीएल के बारे में ना सोचे। वो अपना टारगेट नेक्स्ट ईयर 2025 सीजीएल को रखे। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो 2024 सीजल का फॉर्म भरा उसने पेपर देने ना जाए। वो पेपर देने जाए, बिल्कुल घर वालों को ना बताए, क्योंकि घर वाले लगा लेंगे आपसे उम्मीद कि हाँ इस बार लड़का पेपर देने जा रहा है, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, जबकि आप ही को पता है कि ना तो आपका कोर्स पूरा हुआ है, ना आपने रिवीजन किया है, ना आपने मॉक टेस्ट लगाए। लेकिन इसको एक डेमो एग्जाम की तरह आप दे के आए। एग्जाम बिल्कुल भी स्किप ना करें। जिस भी बच्चों ने फॉर्म भरा है, मेरी ज्यादा से ज्यादा गुजारिश है कि उसको डेमो एग्जाम की तरह जरूर देखें आए, कि आप रियल एग्जाम वाली फील लोगे। और जब आप अगली साल पूरी तरीके से तैयार होगे तो आपको पता होगा कि एग्जाम हॉल में किस तरह का प्रेशर महसूस होता है, किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, और किस तरह का मेरे दोस्तों टेस्ट है जो है सवाल बनाने वाले का। जिन बच्चों ने मेरे दोस्तों मोर देन 80% सिलेबस पूरा कर लिया है, मोर देन 80%, यानी कि 2-3 चैप्टर या 3-4 चैप्टर उनके छूट गए हैं मेरे प्यारे दोस्त, वो बच्चे आराम से प्री क्लियर कर सकते हैं। देखो 100% तैयारी कभी किसी की नहीं होती, इसलिए अगर आपकी 80% सिलेबस भी तैयार है मेरे दोस्त, तो आप आराम से 2024 का प्री देके क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि हर सब्जेक्ट का, जितने भी आपके चारों सब्जेक्ट हैं, मैथ इंग्लिश रीजनिंग और जीएस, चारों सब्जेक्ट का मेरे दोस्तों एटलीस्ट कम से भी कम, आप नया पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है कि हम नए चैप्टर पढ़ रहे हैं, हमारा ज्योमेट्री बच गया, मैं ज्योमेट्री पढ़ रहा हूं, मेरा मेंस्ट्रुएशन बच गया, मैं मेंस्ट्रुएशन पढ़ रहा हूं। लेकिन 3 से 4 घंटे का डेली रिवीजन का शेड्यूल बना लो आप, 3 से 4 घंटे का डेली रिवीजन शेड्यूल, क्योंकि जो आपने पढ़ लिया वही काफी है प्री निकालने के लिए मेरे दोस्तों। अब आपको मेरे दोस्तों 3 से 4 घंटे, 80% 90% आपने सिलेबस कर लिया है, तो 3 से 4 घंटे आपको डेली रिवीजन के लिए टाइम निकालना है। डेली 3 से 4 घंटे आपको रिवीजन के लिए टाइम निकालना है, डेली। ये आपको करना ही करना है मेरे भाई, ठीक है। और एक चीज अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि एग्जाम देने से पहले प्री का कम से भी कम एटलीस्ट आपको 40 मॉक टेस्ट लगा लेने, 40, एटलीस्ट 40 मॉक टेस्ट आपको लगाने, 40। बिना मॉक टेस्ट दिए मेरे दोस्त आप बिल्कुल भी पेपर देने ना जाएं, चाहे आप कितने भी पढ़ने में अच्छे क्यों ना हो। जब पेपर में रैंडम क्वेश्चन, आपने कैसे पढ़ाई करी होगी, आपने चैप्टर वाइज, सीक्वेंस वाइज, टाइप वाइज पढ़ा होगा, जैसे हम बैच में पढ़ाते, परसेंटेज, टाइप वाइज टाइप सवाल।
पेपर टाइप वाइज टाइप नहीं आता, यही सबसे बड़ी समस्या है। पेपर आता है मिक्स होके, एक सवाल परसेंटेज का, एक ज्योमेट्री का, अगला अलजेब्रा का, फिर आपका सवाल आ गया लाभ हानि का, फिर आ गया अगला टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का। तो आपके दिमाग को बहुत क्विक रिस्पॉन्स करना पड़ेगा। रीजनिंग में ऐसे एक फिगर वाला आ गया, कैलेंडर वाला आ गया मेरे दोस्तों, कटिंग वाला क्वेश्चन आ गया, ठीक है, एक नंबर काउंटिंग वाला। वो क्विक रिस्पॉन्स आप तभी कर पाओगे जब आप कम से कम 40 मॉक टेस्ट लगा के जाओ, क्योंकि सारा खेल आपकी यहां पे एक्यूरेसी और स्पीड का है। क्योंकि 1 घंटे में करने 100 सवाल, 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने, स्पीड कम होगी तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट ही नहीं कर पाओगे, आप पूरे पेपर के सवाल देख ही नहीं पाओगे। कम से कम 40 मॉक टेस्ट लगाने हैं। मॉक टेस्ट में आपका स्कोर कम आ रहा है, मॉक टेस्ट में आपका भी स्कोर ज्यादा हो जाता है, उससे आपको फ्लक्चुएट नहीं होना। जस्ट आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं, आपको उसका स्कोर पे स्कोर से कोई मतलब नहीं होना चाहिए भाई, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि बहुत कम स्कोर आए, लेकिन कभी मॉक टेस्ट में ज्यादा नंबर आ जाते, कभी कम नंबर आ जाते, उससे अपने आप को प्रभावित नहीं करना है बिल्कुल भी, ठीक है। इन 40 मॉक टेस्ट में से मेरे प्यार भी 10 मॉक टेस्ट तो आपको लगाने हैं एग्जैक्ट पीवाईक्यू। 10 मॉक टेस्ट मेरे दोस्तों आपको लगाने हैं एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर के। जैसे कि भाई 2024 का आप पेपर दे रहे हो सीजल का, तो अभी सीएचएसएल का पेपर हुआ है, तो आपने 3 से 4 सीएचएसएल 2024 के पेपर के जो एग्जैक्ट सीएचएसएल 2024 में पेपर आया वो आपने सॉल्व कर लिए। 2-4 आपने सिलेक्शन पोस्ट 2024 का जो हुआ है वो आपने सॉल्व कर लिए। एक आध आपने सीपीओ का सॉल्व कर लिया मेरे दोस्त, है ना। 2-3 आपने लास्ट ईयर के सीजीएल 2023 का जो पेपर हुआ था प्री का, वो आपने सॉल्व कर लिया रैंडमली, ठीक है भाई। उससे फायदा क्या होगा कि आपको एक्चुअल में पता लग जाएगा मेरे प्यारे भाई कि एग्जाम आता कैसा है और किस तरह के सवाल एग्जामिनर अरेंज करके देता है टेस्ट में। क्योंकि जो नए मॉक टेस्ट बनाते हैं, चाहे आप जिस भी वेबसाइट से सॉल्व करें, उसको टॉपर्स आदमी के द्वारा जैसे बनाया जाता है मेरे दोस्तों, लड़के ही बैठ के बनाते हैं, तो कभी वो मुश्किल सवाल डाल देते हैं, कभी डिफिकल्ट सवाल डाल देते हैं। तो आपको एग्जैक्ट एग्जामिनर का टेस्ट पता चल जाएगा और आपको 30 मॉक टेस्ट जो है वो नए लगाने हैं, 30 कम से भी कम, जो प्रीवियस ईयर के नहीं है, जिनमें नए सवाल डाले गए हैं। क्योंकि पेपर में 70% तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही आने हैं, लेकिन वो 30% ही सबका बेड़ा गर्क करते हैं। वो 30% क्वेश्चन भी आप पेपर में ठीक कर पाओ, इसलिए आपको 30 नए मॉक टेस्ट लगाने हैं। नींद से बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज मत करो भाई। 24 घंटे में से 8 घंटे की नींद मिनिमम आप लीजिए। ऐसा नहीं कि आप 10-10 घंटे सो रहे हैं, 8 घंटे से कम नहीं सोना, 8 घंटे से ज्यादा नहीं सोना। 7 से 8 घंटे के बीच में आपकी नींद होनी चाहिए। बाकी का जो 16 घंटे, वो 16 घंटे आप नहा रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, पार्क में बैठे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन हर समय पढ़ाई ही आपके दिमाग में एक्टिव चलनी चाहिए। रिमेनिंग 16 आवर्स हर समय आपका दिमाग एक्टिव होना चाहिए और पढ़ाई से रिलेटेड काम करते रहना चाहिए। डेली 3 से 4 घंटे का रिवीजन होना चाहिए, ठीक है भाई। अगर आप आज यहां हो मेरे दोस्तों और आपको 30 दिन बाद यहां सिलेक्शन की ट्रॉफी तक पहुंचना है, तो रास्ते में जो सबसे बड़ा जो बेंचमार्क आएगा, जो पिलर आएगा, वो होगा मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट और रिवीजन, मॉक टेस्ट और रिवीजन, जितना भी आपने पढ़ा है, जिस भी टीचर से पढ़ा है, जिस भी सोर्स से पढ़ा है, उस पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा और मॉक टेस्ट और रिवीजन सीरियस होकर करना पड़ेगा मेरे भाई, सीरियस होकर। इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते बिल्कुल भी जी। मॉक टेस्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सीजीएल की प्रिपरेशन में। मैं आपको बताता हूं उसके पीछे का रीजन क्या है। सबसे पहले कि जब कोई मॉक इजी आता है तो आपका स्कोर आ गया 150, लेकिन कोई मॉक टेस्ट में मैथ के 5 सवाल मुश्किल डाल दिए, रीजनिंग के 3 सवाल मुश्किल डाल दिए, वोकैबुलरी मुश्किल डाल दी, जीएस का करंट अफेयर मुश्किल डाल दिया, आपका स्कोर हो गया 110। 150 से सीधा आप 110 पे जंप कर गए, तो एक प्रेशर बनता है। तो उस प्रेशर को मेरे दोस्तों हैंडल करने की आपका जो है माइंड तैयार होता है। अगर टीयर 1 की होती हैं, जब आप पेपर देते हो तो 40 शिफ्ट में जैसे पेपर होगा, कई शिफ्ट्स में कोई शिफ्ट बहुत ज्यादा आसान होगी और कोई शिफ्ट बहुत ही मुश्किल डाल दी, और सपोज आप सबसे मुश्किल वाली शिफ्ट में बैठ गए, उसमें आपका स्कोर कम आ रहा है, तो आप तो घबरा जाओगे, यार मैं तो अटेम्प्ट 70-72 क्वेश्चन कर पाया हूं, मेरे तो प्री क्लियर नहीं होगा। जब तक अगर आप मॉक टेस्ट दिए रहोगे तो आपको ये पता रहेगा कि भाई ये वाली शिफ्ट मुश्किल आई है,
इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन होगा तो मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे, तो आपकी एंजाइटी कम होगी और एग्जाम में बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। तो सबसे बड़ा जो फायदा है वो यही है कि जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट लगाओगे एग्जाम में बैठते समय आपको उतनी ही एंजाइटी कम होगी दोस्त। ठीक है। दूसरा कि आप टाइम मैनेजमेंट बहुत सही से कर पाओगे। बच्चों की समस्या ये नहीं है कि उनको आता नहीं है। अगर हर बच्चे को एग्जाम देके दे दिया जाए ना कि ले भाई सुबह से शाम तक पेपर सॉल्व करना है, तो सब बच्चे जो है टीयर 1 में अच्छे 180 नंबर ले आए। समस्या यह है कि समय 1 घंटे का है। 1 घंटे में अगर आपकी स्पीड कम होगी, आप सही से टाइम मैनेज नहीं कर पाते। आपको पता ही नहीं कि मैं कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करूं, कौन से सवालों को छोड़ूं, कौन से सवालों को बाद में अटेम्प्ट करूं। तो फायदा क्या होगा, अब नुकसान क्या होगा कि 100 में से आप 20-25 सवाल तो देख ही नहीं पाओगे जिन्हें शायद आप कर सकते थे। तो टाइम मैनेजमेंट आपका सुधरेगा जब आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाएंगे। दूसरा कि मॉक टेस्ट लगाते समय मेरे प्यार भी आपको पता लगेगा कि मेरी कौन से चैप्टर जो है मजबूत हैं और कौन से चैप्टर वीक हैं। जैसे 40 मॉक टेस्ट में हर एक चैप्टर का सवाल आप देख लोगे एटलीस्ट। अब आपने मेरे दोस्तों जैसे रेस का सवाल है, रेस का सवाल हर मॉक टेस्ट में आपका गलत हो गया, लगातार 3-4 मॉक टेस्ट में गलत हो गया, आपको इंस्टेंट पता चलेगा कि मेरा रेस चैप्टर कमजोर है। फिर आपको क्या करना है, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो रेस बाय गगन प्रताप मेरे दोस्त, या और फिर वहां से आपको वीडियो आएगी और रेस की वीडियो आपको देख लेनी है। तो जो चैप्टर आपका कमजोर है आपने वही पढ़ लिया। इंग्लिश में मेरे दोस्तों जैसे आप पैसेज वाले सवालों को नहीं कर पाते, उसमें आप बहुत ज्यादा गलती कर रहे हो। आप YouTube पे जाओ या बुक्स खोलो या अपने टीचर के नोट्स टटोलो और आप 15-20 पैसेज ढंग से बैठ के सॉल्व करो, तो आपका पैसेज वाला सेक्शन मजबूत होगा। तो मॉक टेस्ट बहुत हेल्प करते हैं इस चीज को आइडेंटिफाई करने में कि आपके कौन सी चैप्टर ज्यादा कमजोर है, और जो चीज पहले से स्ट्रांग है, त्रिकोणमिति है जैसे आप कर लेते हो, तो उस पर क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करनी। हम एक्स्ट्रा मेहनत उस सेक्शन पे करेंगे जहां पे हम कमजोर हैं। उसके बाद अपनी प्रोग्रेस को इवेल्युएट करते रहो। ठीक है जी। मॉक टेस्ट देने से आपकी स्पीड बहुत बढ़ेगी, एक्यूरेसी बहुत बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि जो हमने तैयारी की है वो हमने चैप्टर वाइज टाइप वाइज पढ़ा है। जब आप रैंडमली क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मैं मॉक टेस्ट के साथ क्विज भी सजेस्ट कर रहा हूं आपको कि आप डेली 20-20 क्वेश्चंस का या 10-10 क्वेश्चंस का क्विज दो, जितना भी आपके पास समय बचता है। मैथ्स के 20 क्वेश्चन सॉल्व करो, रीजनिंग के 20 क्वेश्चन सॉल्व करो, मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी है। हम आखिर में एग्जाम से 10 दिन पहले भी हम यूट्यूब पे प्रैक्टिस कराते हैं, तो बच्चा कहता है चैप्टर वाइज कराओ। अरे भाई गधे, पेपर मिक्स आना है, बिना मिक्स प्रैक्टिस किए ना तो आपकी कभी स्पीड बढ़ सकती, क्योंकि आपका दिमाग क्योंकि रिस्पॉन्स कर ही नहीं पाएगा, और ना आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। तो स्पीड और एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी आपकी, जब आप डेली 15-20 क्वेश्चन के मिक्स सेट लगाओगे। ठीक है। और सबसे आखिर में सिमुलेशन ऑफ रियल एग्जाम कंडीशन। मॉक टेस्ट देते समय बिल्कुल रियल एग्जाम जैसा एनवायरनमेंट बनाएं। मैं कई सारे टॉपर सजेस्ट करते थे कि सर मैं उस टाइम मॉक टेस्ट लगाता था जब पेपर होता है, यानी कि मॉर्निंग में 10 बजे, दोपहर को 1 बजे और शाम को 4 बजे। इन्हीं 3 टाइम स्लॉट पे मैं मॉक टेस्ट देता था, जिससे कि भाई आपका दिमाग ट्रेन हो जाएगा 30 दिनों में कि इस टाइम पे मैं मॉक टेस्ट लगाता हूं, इसी टाइम पे मेरा रियल पेपर भी होगा। ट्रेनिंग हो जाएगी दोस्त। एक पानी की बोतल साथ में लेके बैठे, बिल्कुल सितर होकर टेबल पे, जैसे रियल एग्जाम कंडीशन होगी वैसे ही मॉक टेस्ट लगाएं सीरियस होके। मॉक टेस्ट लगाने के बाद उसका इवेल्युएशन भी जरूर करें जी। अराउंड 100 मॉक टेस्ट थ्रू आउट योर प्रिपरेशन पीरियड इज ए गुड बेस लाइन। अराउंड 100 मॉक टेस्ट होने चाहिए आपके। मैं ये प्री प्लस में दोनों की बात कर रहा हूं। अभी चूंकि तो समय कम है, तो कम से कम 40 मॉक टेस्ट तो आपको लगाने चाहिए। 40 से ऊपर आप कितने भी लगा सकते हो, लेकिन प्री प्लस मींस कुल मिलाकर आपके 100 मॉक टेस्ट होने ही चाहिए भाई। शायद ही आपको कोई सिलेक्टेड लड़का मिले जो ये कहे कि हाँ यार मैंने प्री प्लस मींस के 100 मॉक टेस्ट ना करे हो। इतने तो आपको लगाने चाहिए। क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ योर मॉक टेस्ट एंड देयर रिलेवेंस टू द एक्चुअल एसएससी एग्जाम। बहुत सारे मॉक टेस्ट ऐसे होते हैं जो प्रीवियस ईयर के ही इजी सवाल को पिक करके एक में डाल दिया और एक बहुत आसान सा मॉक टेस्ट बन गया, और बच्चे ने वो लगाया, सबका स्कोर 160 प्लस हो रहा है। उसमें आप अपने आप को जज नहीं कर सकते हो, क्योंकि उसमें बहुत सारे सवाल तो आप पहले से जानते हो, पहले से ही बैचेस में पढ़ चुके हो।
या बहुत एक कुछ मॉक टेस्ट ऐसे भी होते हैं कि डिफिकल्ट सवाल निकाल के कैलकुलेटिव डाटा डाल के मुश्किल बना दिया, जिसमें आप 100 भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हो। तो ऐसे मॉक टेस्ट से बच के रहें। इसलिए मैंने पहले यही सजेस्ट करा कि आप 10 एक्चुअल पीवाईक्यू के मॉक टेस्ट लगा लो, जिससे कि जब आप नए मॉक टेस्ट लगाएं तो आपको पता रहे कि ये क्वालिटी वाला मॉक टेस्ट है। मेरे दोस्त, अलग अलग प्लेटफॉर्म के मॉक टेस्ट लगाएं, एक प्लेटफॉर्म से स्टिक ना रहें। सैटरडे संडे को फ्री लाइव मॉक टेस्ट कराती हैं बहुत सारी वेबसाइट, है ना, जैसे द पंडित्स है। द पंडित्स जो है वो अपने एप्लीकेशन पर भी मॉक टेस्ट देते हैं और वेबसाइट पर भी। तो द पंडित्स के मेरे प्यारे दोस्त, आप यहां पर मॉक टेस्ट संडे को जो फ्री होता है और जो उनके पेड मॉक टेस्ट हैं वो बहुत सही क्वालिटी के हैं। तो आप मेरे दोस्तों इनसे मॉक टेस्ट सॉल्व करें। आप ही के जो सिलेक्टेड सीनियर है ना, एएसओ में बहुत सारे लोगों की टीम है, 70-80 स्टूडेंट की, जो सीजीएल में सिलेक्टेड है, उन्हीं टीम के द्वारा मॉक टेस्ट बनाए गए हैं क्वालिटी वाले। तो आप इनके क्वालिटी वाले जो मॉक टेस्ट हैं इनको चाहे आप बाई कर लो, और संडे को जो मॉक टेस्ट ये फ्री देते हैं वो जरूर 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 लगाएं। मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूं सीधे के सीधे भाई, द पंडित्स मॉक टेस्ट। ठीक है, चलिए। मॉक अटेम्प्ट करते समय मेरे प्यारे भाई इस बात का ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले आप उस सेक्शन से शुरुआत करो जो आपका सबसे ज्यादा मजबूत है। मैं कंफर्टेबल हूं सबसे पहले इंग्लिश में, क्योंकि मैं आईसीएसई बोर्ड से पढ़ा हुआ, मेरी इंग्लिश बहुत ज्यादा मजबूत है। तो आप इंग्लिश वाले सेक्शन से शुरुआत करें। हमें देसी लौंडे, हमारा गणित बहुत मजबूत है, तो गणित से तो पहले शुरुआत करनी ही नहीं चाहिए। शुरुआत करनी चाहिए हमेशा रीजनिंग से। ठीक है, अगर आपका गणित अच्छा है तो भी आप गणित से ना करके रीजनिंग से शुरुआत करें। ठीक है मेरे प्यारे प्यारे भाई। तो दो ही चीज मैं सजेस्ट करूंगा, या तो आप इंग्लिश बहुत अच्छी है तो इंग्लिश वाला सेक्शन उठाएं, मैथ अगर आपका बहुत अच्छा है तो आप रीजनिंग वाला सेक्शन उठाएं, और रीजनिंग के जस्ट बाद आप मैथ अटेम्प्ट करें। किसी भी सवाल को मेरे दोस्तों ओवरथिंक करने से बचें। आजकल ऐसा सवाल होता है कि हर शिफ्ट में एग्जामिनर एक क्वेश्चन रीजनिंग में भी और मैथ में भी 6-7 लाइन का डाल देता है, बहुत बड़ी लैंग्वेज का सवाल। अब बड़ी लैंग्वेज का सवाल अगर वो कैलकुलेटिव भी हुआ या मेरे दोस्तों मुश्किल हुआ तो वो तो आपका बहुत ज्यादा टाइम पी जाएगा। तो ऐसे सवालों को फर्स्ट गो में करने से बचें। पेपर हमेशा 2 बार में अटेम्प्ट करें। पहले बार में आप वो सवाल अटेम्प्ट करते जाएं, वो सवाल सॉल्व करते जाएं जो आप शॉर्ट जानते हैं, और मुझे विश्वास है कि 100 में से 65 के आसपास सवाल, 60 से 70 के बीच में सवाल आप पहली बार में ठीक कर लेंगे। तो आप कट ऑफ क्लियर करने के बहुत नजदीक पहुंचेंगे। बाकी सवालों को बुक मार्क करते जाएं। फिर जब सेकंड बार में आए, सेकंड बार में आप जो आपने क्वेश्चन बुक मार्क करें या जो आपको लगता था कि मैं कर तो लूंगा लेकिन मेरा टाइम थोड़ा सा जाएगा, उनको सेकंड बार में करें। कभी भी पूरा पेपर एक बार में सॉल्व करने की कोशिश ना करें। जो सवाल लगे मुश्किल है, टाइम लेगा, मैं बाद में करूंगा लेकिन कर ले जाऊंगा, उसको बुकमार्क करके छोड़ दें, बाद में उसको रीअटेम्प्ट करें। तो फर्स्ट गो में आपके 60 से 70 सवाल अटेम्प्ट होने ही चाहिए, और उसके बाद आपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में 15 से 20 भी मेरे दोस्तों कर दिए तो आप प्री निकाल ले गए। ठीक है, किसी भी सवाल पे बहुत ज्यादा टाइम नहीं देना है। 1 मिनट से ज्यादा टाइम देने का तो किसी सवाल पे कोई तुक ही नहीं बनता। ठीक है, एक्यूरेसी को मेंटेन करते समय ब्लंट जो है मेरे प्यारे भाई, ब्लंट जो है तुक्का ना मारे कि आंख बंद करिया जय माता दी ये इसका मैं सी लगाऊंगा, ऐसा ना करें। अगर आपको तुक्का मारना ही है तो ऑप्शन एलिमिनेशन का सहारा लें। किसी सवाल की मेरे दोस्तों आपको कोई जानकारी नहीं, आपने कभी नहीं पढ़ा, आपसे कतई नहीं हो रहा मेरे भाई, तो ऐसे सवालों को बिल्कुल भी तुक्का मारने की कोशिश ना करें। आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा है लेकिन एग्जैक्ट वही क्वेश्चन नहीं पढ़ा, वही स्टेटमेंट नहीं पढ़ा जो सवाल में आई है, लेकिन आप ऑप्शन से एलिमिनेट कर पा रहे हो। 2 ऑप्शन की ये तो आंसर हो ही नहीं सकते, 2 ऑप्शन में आपको डाउट है, तो ऐसे सवालों में आप रिस्क लें और वो एक जो ऑप्शन जो आपको सुटेबल ठीक लगता है उसको मार्क करके आए। सवाल कोई बहुत ज्यादा लेंदी है लेकिन आपको लगता है कि यार इसका आंसर इसी की वैल्यू के नजदीक आना चाहिए, या इस 11 का मल्टीपल आना चाहिए मेरे दोस्त, या यूनिट डिजिट ये वाला मैच करना चाहिए, तो उस तरीके से आप तब तुक्का मारें भाई। ब्लंट तुक्का कतई ना मारें, वो आपकी एक्यूरेसी खराब कर देगा। इतना नसीब आप लोगों का अच्छा नहीं है कि आप आंख बंद करके जय माता दी करके तुक्का मारो और वो सही हो जाए। ठीक है, मैंने जो टाइम मैंने आपको बताया दे कि 2 बार में पेपर अटेम्प्ट करें और पहले गो में 60 से 70 सवाल ठीक होने चाहिए। सवालों को बहुत ढंग से पढ़ें,
सॉल्यूशन जितने जरूरी हैं उतने जरूरी सवाल भी हैं। अक्सर ऐसा होता है कि भाई, और 2-3 सवालों में तो जरूर होगा 100 क्वेश्चन में से आपने पूरा सवाल सॉल्व किया, सही किया, लास्ट में पूछा लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात क्या होगा, ठीक है, पूछा लड़कियों और लड़कों की संख्या का अनुपात क्या होगा, लेकिन आपने जल्दबाजी में क्या लगा दिया, लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात, 7:3 ऑप्शन भी दिख रहा है और आप आगे बढ़ गए। लेकिन जब आप देखोगे आंसर की में, यार गर्ल्स बॉयज का पूछा था मैंने, बॉयज गर्ल्स का लगा दिया। एक सवाल आपने सवाल ढंग से ना पढ़ने की वजह से गलत कर दिया, और 2 नंबर बहुत बड़ा गेम होता है भाई, एक एक नंबर की कीमत है, ठीक है, 2 नंबर तो आपके जाएंगे जाएंगे और आपको नेगेटिव 0.5 और मिलेगा। तो जो सवाल का स्टेटमेंट है वो बहुत ढंग से पढ़ें, ऐसी जो है ब्लंडर एरर जो है कतई ना करें। आगे, बेस्ट ऑर्डर क्या है टू अटेम्प्ट द सेक्शन इन एसएससी सीजीएल टीयर 1 एग्जाम। जो जनरली मेरे प्यारे दोस्त जो बच्चे करते हैं जनरल अप्रोच, जो मोस्ट स्टूडेंट करते हैं, हर स्टूडेंट का वैसे अलग अलग नजरिया हो सकता है, पर मैं जनरल बता रहा हूं, एग्जाम जाने देने से पहले आपको डिसाइड करके जाना चाहिए कि भाई सबसे पहले मैं ये सेक्शन अटेम्प्ट करूंगा, ये सेक्शन अटेम्प्ट करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। जनरली जो बच्चे करते हैं सबसे पहले रीजनिंग वाला सेक्शन अटेम्प्ट करते हैं, कि रीजनिंग सबसे ज्यादा स्कोरिंग होता है, सबसे ज्यादा आसान होता है, और इसी सब्जेक्ट को देखकर बच्चे तैयारी करना शुरू करते हैं। 25 में से फर्स्ट गो में आप रीजनिंग के आराम से 22 क्वेश्चंस तक कर सकते हो, कि 2 से 3 सवाल ही जो रीजनिंग के अच्छे डाले जाएंगे, यहां से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। उसके जस्ट बाद आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला सेक्शन अटेम्प्ट करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप एग्जाम में बैठोगे तो फर्स्ट 15-20 मिनट तक या आधे घंटे तक आपका दिमाग एक्टिव होगा। उसके बाद ह्यूमन साइकोलॉजी है कि दिमाग जो है रिस्पॉन्स धीरे करना शुरू कर देता है। तो मैथ वाले सेक्शन में आपको अटेंशन चाहिए, अटेंटिव दिमाग चाहिए, इसलिए उसके तुरंत बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड वाला जो है सेक्शन अटेम्प्ट करें। यू आर स्ट्रांग इन दिस एरिया, यू कैन स्कोर वेल एंड एफिशिएंटली मैनेज योर टाइम। आपका मैथ मजबूत है तो इसमें भी मेरे दोस्तों आप फर्स्ट राउंड में 22+ क्वेश्चंस आराम से ठीक कर सकते हैं। तो जब आपने देखा कि इन्हीं दोनों में मैंने 22 सवाल ठीक कर लिए, तो आपका जो है वो बढ़ेगा, कि एग्जामिनर या तो इंग्लिश अच्छी डाल देगा या जनरल अवेयरनेस, इसमें आपको धक्का लगने वाला है। फिर जनरल अवेयरनेस जो है तीसरे नंबर पे अटेम्प्ट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि टिक 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 टाइमर चल रहा होता है भाई। जनरल अवेयरनेस लेगा कम समय, कम समय आपका लेगा, पूरा का पूरा सेक्शन 6-7 मिनट में मैक्सिमम आप कर सकते हो 25 सवाल। तो जनरल अवेयरनेस में, और इसमें बहुत ज्यादा तुक्का भी नहीं मारना मेरे दोस्त, और इसमें आपके दिमाग को भी बहुत ज्यादा जो है इंफॉर्मेशन गेन करने, अटेंटिव बहुत ज्यादा दिखने की जरूरत भी नहीं है, इसलिए ये वाला सेक्शन अटेम्प्ट करें। तो जब आपके पास फिर लास्ट में 20 या 25 मिनट बचेगा इंग्लिश वाले सेक्शन के लिए, 20 से 25 मिनट, तो आप निश्चिंत हो जाओ कि आपने 75% पेपर की शक्ल देख ली। फिर इंग्लिश आप टाइम लेके, पैसेज है ना, एरर्स, वोकेबलरी बहुत सही से करें, और लास्ट में 10 मिनट बचा लें। लास्ट में जो 10 मिनट बचाएंगे तो जो आपने क्वेश्चन छोड़े हैं रीजनिंग के, मैथ के, जीएस के, इंग्लिश के, उनको समय दे। यानी कि मेरे दोस्त आपका जो है पूरा का पूरा पेपर 45 से 50 मिनट के बीच हो जाना चाहिए, और आखिर के 10 मिनट में जो आपने बुक मार्क छोड़ रखे क्वेश्चन उनको आपको करना है, ठीक है, और वो इतना काफी है मेरे भाई। आगे आ जाते हैं। केवल मॉक देने से कुछ भी नहीं होगा, एनालिसिस से होगा। बच्चे मॉक टेस्ट देते रहते हैं, लेकिन मॉक टेस्ट हो जाने के बाद आपने 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा जितनी भी आपकी स्पीड है उसमें एनालिसिस जरूर करें कि आपने कितने सवाल सही किए। बच्चे केवल गलत सवालों के एनालिसिस करते हैं, नहीं, सही सवालों को भी आप देखो कि मॉक में जो सवाल डाला गया है वो या तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है या वो बहुत ज्यादा बच्चों को परेशान करने की चांसेस रखता है, इसलिए वो मॉक में डाला गया है मेरे भाई। तो सही और गलत दोनों सवालों को आपको एनालिसिस करना है। गलत सवाल अलग से एक डायरी में नोट कर लीजिए, चाहे वो किसी भी सेक्शन के क्यों ना हो, और जो आपने सवाल सही भी किया है आप उसकी एक बार सॉल्यूशन अप्रोच देख लो कि क्या मैंने जो तरीका किया वो ज्यादा लंबा तो नहीं था, कहीं यहां सॉल्यूशन इसका छोटा तो नहीं है, वो आप देख लीजिए मेरे दोस्त। आपको स्कोर की भी एनालिसिस करनी है और सेक्शनल आपको ब्रेक डाउन करना है, क्योंकि जब आपका स्कोर आएगा मॉक में वो चारों सब्जेक्ट को मिलाकर आएगा। अब ऐसा है कि मैथ में तो आए आपके 50 नंबर और जीएस में आए आपके 7 नंबर 50 में से, तो ये तो बहुत गड़बड़ है। इतना भी बुरा आपको जीएस में नहीं करना है कि 50 में से आपके 20-25 नंबर भी ना आए, तो आपको सेक्शनल ब्रेक डाउन भी करना। अगर आपके किसी सेक्शन में
कम नंबर लगातार आ रहे हैं, जैसे जीएस में बिलो 10 नंबर आ रहे हैं, तो आपका जीएस खराब है। तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है, जैसे पॉलिटी, बहुत बच्चों को पॉलिटी पसंद होता है, बहुतों को हिस्ट्री पसंद होता है, इकोनॉमिक्स तो खैर सभी को पसंद नहीं होता है। तो जो आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है उसको आप मजबूत करें। करंट अफेयर डेली के डेली टाइम निकाल लें। देखिए 15 मिनट करंट अफेयर, 15 मिनट करंट अफेयर लास्ट का एक महीना पढ़ा बचा है, डेली के डेली समय निकालें। उसके बाद 30 मिनट वोकैबुलरी, जो भी आपने वोकैबुलरी आज तक जीवन में याद करी है, अब याद करने का समय नहीं है बेटा, उसको रिवीजन करें। 30 मिनट वोकैबुलरी और 15 मिनट मैथ्स की कैलकुलेशन, कि आप कैलकुलेशन को मजबूत कर पाएं। ये 1 घंटा अलग सेपरेट निकालें और मॉर्निंग में करोगे तो सबसे बढ़िया रहेगा। आइडेंटिफाई करें करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर को। करेक्ट आंसर, रिव्यू द क्वेश्चन यू आंसर्ड करेक्टली टू इंश्योर दैट यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड अप्लाई द राइट स्ट्रेटजी। इनकरेक्ट आंसर, आप क्वेश्चन पे फोकस करो कि भाई ये हमने क्यों गलत किया है, कि क्या इसमें कारण रहा, क्या इसमें नॉलेज की कमी थी, हमने सवाल ही गलत पढ़ लिया, कैलकुलेशन एरर थी। अगर आपको नॉलेज की कमी है तो परेशानी है मेरे दोस्तों। अगर आपने सवाल गलत पढ़ा है तो आपको अपनी रीडिंग जो है सुधारनी पड़ेगी। कैलकुलेशन में एरर तो भाई एक क्राइम की तरह समझिए, कैलकुलेशन में एरर नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी जी। एनालाइज क्वेश्चन टाइप, frequency of error, determine if you are making mistake in specific type of question, that means algebra, grammar, rule, current affair. This helps in identifying pattern in your errors. मैं पहले बता चुका हूं कि मॉक टेस्ट लगाते लगाते आपको पता लग जाएगा कि किस सेक्शन में आप कमजोर हो। आपके करंट अफेयर के सवाल लगातार गलत हो रहे हैं, हर सेट में 3 से 4 सवाल करंट अफेयर के आने ही और आपके सही नहीं हो रहे, तो करंट अफेयर आपका कमजोर है। फिर आपको क्या करना है, मंथली करंट अफेयर की जो यूट्यूब पे फ्री वीडियोस होती हैं वो आपको खंगालनी पड़ेंगी। पिछले 6 महीने का करंट अफेयर आपको घंटे, एक दोपहर लगा के या पूरा एक दिन लगा के देखना पड़ेगा, तब जाके वो आपका एरिया सुधरेगा मेरे दोस्त। सवाल को देखते ही आपकी नजर इतनी तेज होनी चाहिए कि आप उसको कैटेगराइज कर सको कि ये इजी लेवल का सवाल है, ये मॉडरेट लेवल का सवाल है, डिफिकल्ट लेवल का सवाल है। इजी और मॉडरेट लेवल का सवाल है, केवल शकल देखते, पूरा पढ़ के भी नहीं, शकल देख के ही पता लग जाए। इजी मॉडरेट है तो आप पहले करिए, डिफिकल्ट है तो स्किप कर दीजिए, बाद में करिएगा मेरे दोस्त, ठीक है ना। डिस्कस योर परफॉर्मेंस एंड एनालिसिस विद पीयर्स हु आर आल्सो प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल, दे माइट ऑफर डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड स्ट्रेटजीज। आपका मेरे दोस्तों मॉक टेस्ट में स्कोर कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, कौन सा सेक्शन आपका कमजोर है, तो आपके जो साथी कॉम्पिटिटर है उनसे डिस्कस करते रहें, उनका भी पूछते रहें कि उनका स्कोर कितना आ रहा है, वो कितना बेहतर कर रहे हैं। एक बात और, लास्ट के 30 दिन में सोशल मीडिया कतई अवॉइड करें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, खासकर फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, ट्विटर का। यूट्यूब आप इंस्टॉल रखें केवल पढ़ने के लिए, ओनली यूट्यूब। इंस्टाग्राम वगैरह मैं यहां पे लिख दे रहा हूं भाई, सोशल मीडिया अनइंस्टॉल कर डालो एकदम लास्ट के 30 दिन में। ओके, इंस्टाग्राम से आपको कुछ सीखना तो है नहीं ना, आपको ट्विटर पे जाके कोई फायदा होने वाला है पॉलिटिक्स के अलावा या बेवजह की वीडियोस के अलावा, तो आप इंस्टाग्राम को मेरे दोस्तों बिल्कुल, ऐसा नहीं, हो सके तो अकाउंट ही डिलीट कर दो और ना हो सके तो इंस्टाग्राम ही जो है अनइंस्टॉल कर डालो, कोई जरूरत नहीं 30 दिन तक। जितना मोबाइल फोन का कम इंटरेक्शन होगा, जितना बाहर कम जाओगे, जितना आप दोस्तों के साथ कम टाइम बिताओगे, अपने रूम में सेपरेट पढ़ोगे, सेल्फ स्टडी ज्यादा करोगे, उतना फायदा होगा भाई। ये विश्वास मानिए कि सोशल मीडिया बहुत ज्यादा आपका टाइम खराब करती है। अगर आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा है मॉक टेस्ट में तो भैया इन पॉइंट्स पे आपको ध्यान देना है। सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं टेलीग्राम पर बने हुए, केवल टेलीग्राम पर या टेलीग्राम पर है, जैसे हमारा भी एक ग्रुप है, आप उनको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और उसमें मेरे दोस्तों जो भी डिस्कशन होता है, जो क्वेश्चंस आते हैं, जो आपके साथ के कॉम्पिटिटर सवाल शेयर करते हैं, जो अपने तरीके बताते हैं, है ना, कुछ तो ऐसे हैं जो जैसे एमटीएस में जॉब कर रहे हैं, सिचल में जॉब कर रहे हैं, वो ऐसे सोशल मीडिया ग्रुप्स में रिलेटेड है, ज्वाइन कर रखे हैं स्टडी ग्रुप्स में, तो वो अपनी स्ट्रेटजी बताते हैं और वो बड़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी काम की होती है दोस्त। तो आप उसको फॉलो करोगे, बहुत फायदा होगा। तो केवल स्टडी ग्रुप को आप ज्वाइन करें। रिफाइंड टेस्ट टेकिंग टेक्निक्स, धीरे धीरे मेरे दोस्तों
आपको सवाल सॉल्व करना कम करना है, सवालों को उड़ाना ज्यादा सीखना है। जितना ज्यादा आप एलिमिनेशन पे ध्यान दोगे, ऑप्शन एलिमिनेशन टेक्निक पे ध्यान दोगे, कैलकुलेशन मेरे दोस्तों आपको यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, अप्रोक्सीमेशन इससे करना सीखोगे, और गैस की आंसर को हिट एंड ट्रायल से लेके आना है, ब्लंट तुक्का नहीं मारना है, उतना ज्यादा आपका स्कोर बढ़ेगा दोस्त। हमेशा पॉजिटिव माइंडसेट बना के रखें, कतई भी स्ट्रेस ना लें, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लोगे तो ये समझो कि आपका पेपर पूरा का पूरा चला जाएगा। और ऐसा नहीं है कि आपके पास मात्र ये 30 दिन थे, आपको एक साल भर से पहले मौका दिया गया था। लास्ट के 30 दिन में स्ट्रेस लेने से कुछ भी नहीं होगा। और अगर गलती से प्री निकल भी गया, मेंस में तो बहुत कम समय मिलने वाला है, मात्र 40 से 50 दिन, और आप मेंस में भी ये स्ट्रेस लोगे तो प्री तो गलती से निकल सकता है, लेकिन मेंस कभी गलती से नहीं निकल सकता। ये स्ट्रेस लेने की आदत बिल्कुल हटा दीजिए। अपने स्टडी प्लान को मेरे दोस्तों रिफाइन कर लो, बहुत लंबा टारगेट आपको नहीं पढ़ाना है। हो सके तो लास्ट के, वैसे मैं रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप शेड्यूल बना के पढ़ाई करो, लेकिन लास्ट के 30 दिन में आप शेड्यूल बना सकते हो, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट डेज होते हैं। टारगेट बना के पढ़ाई करो कि पहले से ही कि आज ये दिन है मंडे का, मैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ये 2 चैप्टर हैं, इन 2 चैप्टर के 500 सवाल मेरे को सर ने बैच में कराएं, और मैं इन 500 के 500 सवालों का रिवीजन कर लूंगा। तो जब आप इस तरीके से हर एक सेक्शन का रिवीजन का टारगेट बना के अपना दिन शुरू करोगे, और शाम को जब आप कंप्लीट टारगेट करके सोओगे, तो आपको सेटिस्फेक्शन भी होगा और कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस बढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एग्जाम क्लियर करने के लिए, सिलेक्शन लेने के लिए 100% जानने की कोई जरूरत नहीं है। 70-80% जानना भी काफी है। बस आपके अंदर एक अच्छा खासा कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि केवल तैयारी के दौरान करी हुई पढ़ाई काम नहीं आती। जो आप बचपन से पढ़ रहे हो बोर्ड के एग्जाम के दौरान, 11th में, 12th में, ग्रेजुएशन में, ये भी बहुत काम आता है भाई जी। सबसे आखिर में मेरे दोस्तों थैंक यू, और मैं आपको गुड लक विश करता हूं कि भाई आपका पेपर जो है बहुत अच्छा हो, आप सफल हो, आपका स्कोर भी बहुत अच्छा है, और केवल मैं प्री की बात नहीं करूंगा, आप मेंस में भी बहुत बेहतर करें मेरे दोस्त। 2-4 चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हमारा जैसे टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को सब बच्चे ज्वाइन कर लो, मैथ्स बाय गगन प्रताप, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। क्योंकि हम YouTube पे एक फ्री बैच भी पढ़ा रहे हैं, जिसमें मैंने काफी चैप्टर्स करवा दिए हैं, तो उन सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन और उन सभी चैप्टर्स की PDF यहां पे साथ साथ मिलती रहती है। एक टेलीग्राम चैनल और है, टारगेट SSC 2024 एग्जाम्स, ये केवल 2024 की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए है। इसमें मेरे दोस्तों बहुत सारा कंटेंट जो आपके सिलेक्टेड सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो अपलोड किया जाता है, ठीक है ना। धीरे धीरे इसमें अलग सब्जेक्ट की, जैसे मैं करंट अफेयर की पिछले 6 महीने की PDF भी आपको फ्री दूंगा, मैं आपको इंग्लिश की वोकेबलरी, इंपॉर्टेंट वोकेबलरी की PDF फ्री दूंगा। तो ये PDF आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। टारगेट SSC 2024 एग्जाम, इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है। जिन बच्चों को मैथ्स में परेशान है वो परेशान बिल्कुल भी ना हो, हम मैथ्स का फ्री बैच चला रहे हैं। अगर आपने इसकी क्लासेस भर देख ली तो 25 में से 20-21 सवाल बड़े आराम से आप पेपर में ठीक करके आओगे। यहीं से 20-21 सवाल आपके सीधे सीधे फंस जाएंगे। डेली शाम को 8 बजे क्लास होती है, और मैं कल मंडे जो है पढ़ाऊंगा प्रॉफिट लॉस, लाभ हानि, आप जरूर लाइव आके पढ़ें। एक बात और, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, SSC 2024 एग्जाम बेस्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। जितने भी SSC ने पेपर करवाए अभी तक, GD का, CHSL का, CPO का, सिलेक्शन पोस्ट का, उन सभी एग्जाम के बेस्ट अर्थमेटिक के भी और एडवांस मैथ के भी क्वेश्चन छांट के, हार्ड वाले जो मुश्किल वाले सवाल हैं वो मैंने सॉल्व करा रखे पूरे यूट्यूब पर, पूरे सोशल मीडिया पर, पूरे इंटरनेट पर। आपको इन सवालों का सॉल्यूशन और कहीं नहीं मिलेगा इन वीडियोस के अलावा। तो सारे सवाल आप जरूर देख जाओ। जब आप यहां पे क्लिक करोगे मेरे दोस्तों, तो इस तरीके से आपके पास 9-10 वीडियो आएंगी। जैसे ये देखिए, SSC सिलेक्शन पोस्ट 2024 फेज 12 अर्थमेटिक मैथ्स के बेस्ट सवाल। मैंने बहुत धीरे धीरे जो है टाइम लेके पढ़ाया है, धीरे धीरे करके, जिससे कि हर बच्चा इसको समझ पाए। कोई भी बच्चा CGL 2024 का एग्जाम देने जाने से पहले इन वीडियोस को जरूर करके जाए भाई, क्योंकि इन वीडियो से डायरेक्ट सवाल आपके पेपर में देखने को मिलेंगे, डायरेक्ट मुश्किल,
ठीक है। ओके, 20-21 सवाल तो हर कोई बच्चा कर लेगा। जो 2-3 सवाल जो मॉडरेट या टफ आने हैं उनको भी तो पेपर में सही करना है, और वो बहुत ज्यादा चांसेस है कि इन्हीं वीडियो से सीधा सीधा फंस जाएंगे। 80% आपका पेपर पीवाईक्यू ही आना है, 20% पेपर ही नया आना है, और 80% ही आपको स्कोर करना है प्री क्वालिफाई करने के लिए, यानी कि पीवाईक्यू बहुत अच्छी तरीके से आपका तैयार होना चाहिए मेरे दोस्तों। ठीक है, प्रीवियस सर की पीडीएफ आप मेरे दोस्त हमारे टेलीग्राम चैनल से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो और आपने पीवाईक्यू क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए, तो ये जो बुक है सीजीएल प्रैक्टिस किंग, इसमें आपको पिछले 6-7 सालों के टीसीएस के बनाए गए जो क्वेश्चन है 3000 एक टाइप का एक सवाल हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में चैप्टर वाइज मिल जाएगा, अर्थमेटिक का भी एडवांस का भी, इसमें मेंस के सवाल भी डाले गए। इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर कर लो, डेली टारगेट बना लो कि भाई 40 क्वेश्चन में अर्थमेटिक के और 30-40 सवाल एडवांस मैथ के सॉल्व करूंगा रेंडमली, क्योंकि अब पूरी बुक एक तरफ से बनाने का टाइम नहीं है। तो इस तरीके से टारगेट बना लो, 1 महीने में आप बड़ी आसानी से कर लोगे। ठीक है मेरे भाई, तो आपको एग्जाम्स के लिए बेस्ट ऑफ लक, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है, और भगवान करे कि ये अटेम्प्ट जो है आपका सक्सेसफुल रहे। अगर आप किसी तरीके से किसी कारण से अगर आपको लगता है कि भाई मेरे इस बार सिलेक्शन का चांस नहीं है, तो भी पूरी एनर्जी के साथ 2024 वाला अटेम्प्ट दें, ये आपका जो एक्सपीरियंस काम आएगा नेक्स्ट ईयर 2025 के एसएससी सीजीएल में। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, बाय।